नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के बीच जंग तेज होती जा रही है। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। बीजेपी ने प्रियंका गांधी की एक पुरानी रैली में दिए उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस नेता ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी, आपको बता दें, वो भी आरोप लेके गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची। ये शिकायत छत्तीसगढ़ में बीजेपी द्वारा दिए गए बयान के लिए दी गई थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते अपने सहयोगी प्रशांत कुमार के पास। प्रशांत, तो कितना गंभीर है ये दोनों आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है, ये दोनों बड़ी पार्टियां पहुंची हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए निधि, चुनाव जब भी आते हैं और चुनाव में जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करती हैं और वो चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाती हैं। कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है वो 7-8 मुद्दों पर आज वो गई थी चुनाव आयोग के पास, लेकिन मुख्य रूप से 2 विषयों पर कांग्रेस की आपत्ति थी। उन्होंने पहले ही शिकायत की, जो गृहमंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में एक चुनाव सभा के दौरान कुछ बयान दिए थे भूपेश बघेल को लेकर। उसके बारे में कांग्रेस की ये शिकायत है कि अमित शाह का जो बयान है वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अलावा आईपीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है जनप्रतिनिधि कानून, उसका उल्लंघन है। उसके बारे में उन्होंने शिकायत की है और ये मांग की है कि अमित शाह को छत्तीसगढ़ में आगे प्रचार करने से रोका जाए। दूसरी शिकायत उन्होंने की है कि बार बार कांग्रेस इस बात को पिछले 2 दिनों से उठा रही है कि जो सरकार की ओर से उनका ये आरोप है कि सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सरकार के नौकरशाहों को और सेना के जवानों को इसमें लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। और इसको लेकर 2 दिनों पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, उसी को आज फिर से चुनाव आयोग के सामने पेश किया है। और कई और शिकायतें हैं, तेलंगाना से जुड़ी हुई कुछ शिकायतें हैं, असम के मुख्यमंत्री के एक बयान को लेकर उनकी शिकायत है। तो महत्वपूर्ण यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के पर एक तरह से कांग्रेस ने हमला बोला है, लेकिन बीजेपी ने आज ही प्रियंका गांधी राजस्थान के झुंझुनू में थी और उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के जो वादे हैं वो एक मंदिर में प्रधानमंत्री ने एक लिफाफा चढ़ाया था जो दान में चढ़ाते हैं, उसका जिक्र कर दिया उन्होंने और यहाँ तक कह दिया कि महज 21 रुपया उन्होंने चढ़ाया था। तो इस बात को बीजेपी ने काफ़ी गंभीरता से लिया और आज वो भी पहुँची चुनाव आयोग के पास। तो निधि, जैसा मैंने कहा कि जब चुनाव चलते हैं, चुनाव क्या जो शोर होता है उसमें जो बयानबाजियाँ होती हैं उसको लेकर दोनों पार्टियाँ आती हैं और चुनाव आयोग ज़्यादातर मामलों में सभी पार्टियों को कौशन करता है, चेताता है कि इस तरह की बातें आगे नहीं की जाए। तो इसी तरह से इसको देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में मतदान से पहले सोना, चांदी और बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो रहा है। तेलंगाना में 243 करोड़ बरामद हुए हैं, 87 करोड़ नकदी बरामद हुई है, 120 करोड़ का सोना, हम ग्राफिक्स के जरिए अगर हमारे सामने लिखा आएगा, 120 करोड़ का सोना और 10 करोड़ की शराब। ये तेलंगाना की बात थी। राजस्थान में 1000 करोड़ रुपए की नकदी, सोना, शराब बरामद हुआ है। बीते चुनाव के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा हो गया है। उधर मध्य प्रदेश में 16 दिन में 133 करोड़ बरामद हुए हैं, 14 करोड़ नकदी है, 23 करोड़ की शराब है। तो फिलहाल ये ऑफिशियल हम देख सकते हैं, ये जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं। तो अब चुनावों में ये सवाल उठते रहे हैं, तो ये एक तरह से ये पूरी रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे इस पर। और अब आपको राम मंदिर से जुड़ी हुई एक जानकारी दे दे। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी दोपहर 12:30 बजे के आसपास होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी से चंपत राय, नृपेंद्र मिश्र और उडुपी के शंकराचार्य की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री ने तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, जय सिया राम।
हमारे साथ इस पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ गए। अखिलेश, शायद कल ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी 22 जनवरी का जिक्र किया और आज प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट कर दिए, तो 22 जनवरी पर मुहर लग गई है शायद। बिल्कुल, 22 जनवरी पर मोहर लग गई है। 22 जनवरी 2024 को माना जा रहा है करीब 12:30 के करीब ये जो प्राण प्रतिष्ठा होगी। और पीएम नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों ने, जिसमें कि नितिन मिश्रा भी शामिल थे। और इसके बाद पीएम मोदी ने ये जो तस्वीर है इसको ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। और निधि, आपको ये बता दें कि जब श्री राम जन्म मंदिर भूमि पर जो मंदिर बन रहा है, इसका जो निर्माण कार्य है, इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी ने ही किया था। तो एक तरह से जो शिलान्यास भी उन्होंने किया था, उद्घाटन भी एक तरह से वही करने जा रहे हैं। और अगले लोकसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और 22 जनवरी वो तारीख है जो तय हो गई है, जिस दिन वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके बाद वहां पर दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। जी अखिलेश, जानकारी के लिए धन्यवाद। और महासचिव जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय, उन्होंने क्या कहा सुनाते हैं आपको। मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन की उस 14 साल की बच्ची की बात करते हैं जिसका बलात्कार हुआ था। उसके दर दर भटक कर मदद मांगी थी, आपको याद होगा। कल हमने खबर दिखाई थी जिसमें पीड़िता के घर के हालात दिखाए थे कि तमाम वादे जिन्होंने किए थे कोई उस तक नहीं पहुंचे थे। उसके हालात बहुत ख़राब है। ना सरकार ना किसी विपक्षी पार्टी ने कोई मदद की थी। सिर्फ 1500 रुपये एक स्थानीय उम्मीदवार ने दिए थे और शायद वो चुनावी माहौल है इसलिए। लेकिन कल खबर दिखाए जाने के बाद एनडीटीवी की खबर का असर ये हुआ है कि स्थानीय प्रशासन ने खाता खोल दिया है लड़की और उसके दादा के नाम पर, और साझा खाता खोला गया है। हालांकि अब तक कोई आला अधिकारी बच्ची से नहीं पहुंचा था। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, तो आप सब ने ये खबर दिखाई, भेजी कल और दिखाई, और उसका असर ये हुआ है कि खाता खुल गया है। कितनी मदद हो सकेगी? क्या अभी भी कुछ अड़चने हैं कि एक ठोस मदद इस बच्ची तक पहुंचे? क्योंकि कोई भी जो वादे किए गए थे वो कोई पूरे नहीं हुए थे उसके अब तक। देखिए निधि, 28 तारीख को जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश की आत्मा को चोट पहुंची और बच्ची की हर संभव मदद की जाएगी, 28 से 12 अक्टूबर को जब बच्ची डिस्चार्ज होती है, 12-13 दिन हो गए हैं और 8-9 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता लग जाती है। और अब सबका यही रोना है कि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन क्या एक छोटी बच्ची जो बलात्कार के शिकार हुई है उसकी मदद करने के लिए कोई चुनाव आयोग रोकेगा? क्या उस कलेक्टर को जो सिर्फ अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं वहां से 20 किलोमीटर उस बच्ची के गांव जाकर उसके जख्मों पर मलहम लगाने से कोई प्रशासन, कोई सरकार, कोई नियम रोक सकता है? उस सरपंच को जो एक अगड़ी जाति का है और उस बच्ची के घर जाकर उसकी मदद करने को, प्यार से पुचकार कर पूछ लेने को कोई नियम कायदे कानून रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता। उस विपक्ष को जिसका कि विधायक वहां से आता है चित्रकूट से, और उस विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बच्ची की हर संभव मदद का आश्वासन दिया था, 5 लाख रुपए की बात कही थी, क्या उनको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसी ने अभी तक उसको कोई मदद नहीं पहुंचाई है। हमारे सहयोगी ने, ज्ञान शुक्ला ने जब जाकर देखा तो जो 12 दिन पहले अपने जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी क्योंकि उसको बहुत गंभीर चोट आई है, आज वो 300 मीटर दूर पानी भरने जाती है। अपने फूस के घर में वो खाना भी बना रही है, वहां पर चूल्हा जलाती है क्योंकि कोई उज्ज्वला वहां नहीं पहुंचा, किसी उज्ज्वला का लाभ नहीं मिला है, कोई प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। पूरे परिवार को जो एकमात्र सरकारी मदद मिलती है उसके बूढ़े दादा को वृद्धावस्था पेंशन 600 रुपये महीना, बस। बिल्कुल।
तो अनुराग, आप हमारे साथ जुड़े, ये लड़की का खाता खुल गया है फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि और ठोस मदद इस बच्ची तक पहुंचेगी। और अब बड़ी खबर आ रही है, कनाडा के लिए वीज़ा सेवा बहाल हो गई है। भारतीय जो विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है, 4 श्रेणियों में वीज़ा सेवा बहाल हुई है। विदेश मंत्रालय को मिले थे कई आवेदन और लगातार इस पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो लोगों का आने जाना है, रिश्तेदारियां हैं, कितने लोग वहाँ पे अटके हुए हैं, ये बड़ा सवाल था। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी इस पर हमें जानकारी देंगे और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। उमा, ये बहुत अपने आप में अहम और ज़रूरी कदम है शायद। जी बिल्कुल, एक दिन पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि अगर सुरक्षा की गारंटी हो तो वीजा जो सर्विस है वो भारत रिज्यूम कर सकता है। और अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कि भारत ने 4 कैटेगरी का वीजा जो है वो कल से देना भारत शुरू कर देगा। इसमें एंट्री वीजा है, बिजनेस वीजा है, मेडिकल वीजा है और कॉन्फ्रेंस वीजा है। और इसके अलावा जो इमरजेंसी सिचुएशन में हासिल किया जाने वाला वीजा है वो भी बातचीत के जरिए जो कैनेडियन है वो इंश्योर कर सकते हैं। तो एक जो दिक्कत आ गई थी कि कनाडा के नागरिक भारत का वीजा हासिल नहीं कर सकते हैं, और ये इस वजह से दिक्कत आई थी क्योंकि जो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने भारत पे एक आरोप लगा दिया और आरोप के बदले उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। और उसके बाद जो एक डिप्लोमेटिक स्पार्ट जो शुरू हुआ उसके तहत भारत ने अपना वीजा सर्विस जो है रोक दिया था। और रोका भी इसलिए था क्योंकि कनाडा में जो भारत के राजनयिक हैं उनकी सुरक्षा को खतरा था, क्योंकि उनके पोस्टर्स लगा दिए गए थे और उसके आधार पे उनकी जान तक को खतरा हो गया। और अभी जो वीजा शुरू किया गया है, इसके अलावा जो और कैटेगरी के वीजा हैं वो भी शुरू किए जा सकते हैं अगर कनाडा जो है जिन्होंने सुरक्षा को खतरा पैदा किया उसके खिलाफ कार्रवाई करें तो ये बात विदेश मंत्री ने कल ही अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एक बातचीत में जाहिर की थी। और उसके 24 से 48 घंटे के भीतर बिल्कुल जी उमा, तो ये बड़ी खबर जो आपने दी है वो पहुंच गई है दर्शकों तक कि कनाडा ने वीज़ा सेवा बहाल कर दी है और 4 श्रेणियों में वीज़ा सेवा बहाल हो गई है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गल्फ देशों का वीजा देने के नाम पर ठगी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी दानिश अंसारी इस गिरोह के मास्टरमाइंड इनामुल हक का मावा निकला। अब इस मामले में टेरर लिंक की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एनआईए को पत्र लिखा है। इनामुल हक अंसारी ने बीटेक किया है और फिलहाल वो दिल्ली के जाकिर नगर में रह रहा था। उसे बीते हफ्ते दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके गैंग के 6 और लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। इन पर गल्फ देशों का वीजा देने के नाम पर 1000 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी का आरोप है। जब दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि इंडियन मुजाहिदीन के दरभंगा मॉड्यूल का आतंकी दानिश अंसारी इनामुल हक का मामा है। जो वीज़ा रैकेट बस्ट हुआ जिसमें इनामुल हक दरभंगा का ऑपरेटर था और उसके साथ 6-7 लोग और अरेस्ट हुए हैं, जो पिछले 5 सालों से लोगों को दुबई और गल्फ और मलेशिया के नाम पे 50-60 हज़ार रुपया हर आदमी से कंसल्टेशन फीस लेके और चीट कर रहे थे। इनामुल हक के इंट्रोगेशन में ये बात सामने आई कि इसका जो मामा था वो इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल दरभंगा मॉड्यूल से संबंध रखता था और 2012 में एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया था और अभी इसी साल जुलाई में 10 साल का कारावास की सजा उसको हुई है। पुलिस के मुताबिक इनामुल हक मूल रूप से दरभंगा का रहने वाला है। उसके मामा दानिश अंसारी को एनआईए ने 2012 में गिरफ्तार किया था। दानिश अंसारी आईएम के दरभंगा मॉड्यूल से जुड़ा है। वो आईएम के सरगना यासीन भटकल का बेहद करीबी है। भटकल को छिपने में भी दानिश ने मदद की थी। 2011 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएम के दरभंगा मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। जर्मन बेकरी ब्लास्ट, चिन्ना स्वामी स्टेडियम ब्लास्ट, जामा मस्जिद फायरिंग
और 2011 के मुंबई धमाकों के लिए दरभंगा मॉड्यूल को जिम्मेदार बताया था। इसी साल जुलाई में एनआईए कोर्ट ने दानिश अंसारी समेत इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को 10 साल की सजा सुनाई थी। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एनआईए को पत्र लिखकर कहा है कि वो इनामुल हक के टेरर लिंक की जांच करे। इस जानकारी के मिलने के बाद हम एनआईए को पत्र द्वारा सूचित कर रहे हैं कि इसमें आगे कोई लिंक्स हैं या उसके ऊपर वो अपना इंक्वायरी कर सकते हैं। आरोपी इनामुल हक ज्यादातर मुस्लिम युवाओं को गल्फ देशों में भेजने के नाम पर ठगी करता था। एनआईए अब इस बात का पता लगाएगी कि इनामुल हक ने जिन युवाओं को विदेश भेजा है आखिर वो विदेश में क्या कर रहे हैं। उसने ठगी से जो पैसे कमाए हैं क्या उन पैसों का इस्तेमाल कहीं आतंकी गतिविधियों में तो नहीं हुआ। इसके साथ ही उसके मामा से वो किस तरह जुड़ा हुआ था। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और जाते जाते आपको दिखाते हैं एक धमाकेदार जोड़ी की तस्वीर। सुपरस्टार रजनीकांत और अमिताभ बच्चन ने थलाइवर 170 की शूटिंग शुरू कर दी है। दोनों 33 साल बाद साथ नजर आएंगे। रजनीकांत ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर साझा की है।